नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दर्शकों, कुछ ही दिन पहले तक हमारी जिंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी। कोरोना का भी खतरा कम होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही 24 तारीख को साउथ अफ्रीका में कोविड-19 के न्यू वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का रिपोर्टिंग हुई, वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया में लोगों को जो मौत है अपने दरवाजे पे दस्तक देती हुई महसूस हुई। फिर से लोगों के मन में दहशत हो गई कि क्या हम उसी टाइम में वापस जा रहे हैं जब लॉकडाउन हो गया था, घरों में लोगों को बंद रहना पड़ा और पूरी दुनिया जो है ठप हो गई थी एक तरह से। बहुत ही लोगों को अपने प्रियजनों के साथ से हाथ धोना पड़ा। व्यापारिक तौर पर, जान माल के तौर पर हर जगह पूरी दुनिया में ही लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो जब ये वेरिएंट रिपोर्ट हुआ, उस टाइम पर जब न्यूज में बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगा अभी कुछ दिनों पहले, तब मैंने सोचा कि अगर ऐसे क्या प्लैनेटरी पोजीशंस होंगे जो फिर इसको रीअकर कर रहे हैं, इस पे एक बार विचार किया जाए। तो मेरे मन में विचार आया कि काल पुरुष की जो कुंडली है वो सभी ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करती है। मेल फीमेल्स जितने भी इस धरती पे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो क्या काल पुरुष कुंडली भी पीड़ित है इस समय जो प्लैनेट्स की पोजीशन चल रही है? तो फिर मैंने उसको रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब मैंने उन चीजों को फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च की अपनी नॉलेज के अनुसार, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नजर आए जिनको मैंने एक आर्टिकल के रूप में कलमबद्ध कर लिया। तो मैंने सोचा कि इन फैक्ट्स को एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स के साथ, अपने दर्शकों के साथ जो है साझा किया जाए। और जो हमारा ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष की अंतर्दृष्टि के हिसाब से ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि हमें अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जितनी भी हिदायतें हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और जैसे हम लोग सोच रहे थे कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है, तो फिर से उसने हमारे दरवाजे पे, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दरवाजे पे दस्तक दे दी। फिर जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया मैंने, तो ये पाया कि खतरा अभी सचमुच में टला नहीं है और हमें अपनी गवर्नमेंट का, अपने समाज का कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से साथ देना चाहिए और किसी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम जो है वो अपने खुद के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। तो आइए नजर डालते हैं कि जिस दिन, जिस पर्टिकुलर डे में इस वेरिएंट की रिपोर्ट हुई, उस दिन प्लैनेटरी पोजीशंस क्या थी, काल पुरुष कुंडली को ग्रह चाल किस तरीके से इंपैक्ट कर रही थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि बृहस्पति महाराज, बृहस्पति देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उनकी जिंदगी में काफी इंप्रूवमेंट आएंगे। हमारे बहुत सारे
ज्योतिषीय जो समकालीन ज्योतिषी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी वीडियोस डाले कि काफी कुछ अच्छा होने वाला है कुछ। लेकिन जैसे ही बृहस्पति महाराज ने अपनी राशि परिवर्तन किया, कोरोना का भूत फिर से जिन्न बाहर आ गया। एक नए वेरिएंट, एक ज्यादा विकराल रूप में, एक भयानक रूप में फिर से एक बुरे सपने की तरह लोगों के सामने आए। इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस शुरू करें, अगर दर्शकों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हों, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज हमें प्रोत्साहन देने के लिए तो आइए सबसे पहले हम शेयर करते हैं कि काल पुरुष कुंडली में उस दिन, जिस दिन केप टाउन साउथ अफ्रीका में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट है कोविड-19 का, उसकी रिपोर्ट हुई, उस दिन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो ग्रहों की पोजीशन क्या थी। जो राहु देव थे वो सप्तम भाव में थे, 7 डिग्री 27 मिनट पे। जो चंद्रदेव थे वो 7 डिग्री 57 मिनट पे थे, चतुर्थ भाव में, कर्क राशि में। जो मंगल देव थे वो 22 डिग्री 39 मिनट में थे, तुला राशि में, सप्तम भाव में। उसके बाद अष्टम भाव में बुध देव 5 डिग्री 22 मिनट, सूर्य देव 8 डिग्री 6 मिनट और केतु देव 7 डिग्री 27 मिनट पे थे। काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में जो शुक्र देव थे वो 21 डिग्री 56 मिनट पे थे। जो शनि देव हैं वो 14 डिग्री 23 मिनट पे कैप्रिकॉर्न साइन में थे, मकर राशि में थे। और जो बृहस्पति देव हैं वो 0 डिग्री 22 मिनट पे कुंभ राशि में थे, एक्वेरियस साइन में थे। तो दर्शकों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, थोड़ा और डीप तरीके से इसको देख के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उस दिन ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे थे जिससे कोरोना का भूत वापस आ गया। तो अगर हम देखें कि सूर्य देव जो हैं वो अनुराधा नक्षत्र के दूसरे पदा के अंदर 8 डिग्री 6 मिनट के हैं, ठीक है। ये उस दिन की पोजीशन है सूर्य देव की जिस दिन कोविड-19 के नए वेरिएंट की रिपोर्ट हुई थी। लेकिन अगर हम देखें कि 16 नवंबर 2021 को जो सूर्य देव थे, जब उन्होंने राशि परिवर्तन किया था, तो वो काल पुरुष की कुंडली के 64वें नवांश में गोचर कर रहे हैं। मींस जो कर्क राशि का जो नवांश है, फर्स्ट नवांश है काल पुरुष कुंडली का, उसमें वो गोचर कर रहे थे। उस टाइम पे 16th को जो पोजीशन थी वो 0 डिग्री 5 मिनट की थी, जैसे ही सूर्य देव ने अपना राशि परिवर्तन किया। अगर हम नवांश का एक रूल अप्लाई करें यहाँ पे, जब भी कोई ग्रह असेंडेंट से, लगन से या चंद्रमा से 64वें नवांश में गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, और अगर वो क्रूर ग्रह है या नेचुरली मैलेफिक ग्रह है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल और जैसे सूर्य क्रूर ग्रह हैं, तो वो मैलेफिक बुरे रिजल्ट्स देता है।
तो क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली के 64वें नवांश में गोचर कर रहा है सूर्य, तो डेथ लाइक सिचुएशन, टफ सिचुएशंस मैनकाइंड को जो है वो फॉलो करनी पड़ रही है। जो 64वां नवांश है वो एक नवांश की जो आर्क है वो 3 डिग्री 20 मिनट की होती है। जो 64वां नवांश है वो 200 मिनट का, या आप कह लीजिए जो 64वां नवांश है वो अष्टम राशि का पहला नवांश होता है। अगर लगन से हम काउंट करें, मेष से हम काउंट करना स्टार्ट करें, तो जो अष्टम राशि है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का पहला नवांश है। इसको विद्वान लोग चंद्रमा से भी काउंट करते हैं और लगन से भी काउंट करके देखा जाता है। और अगर हम देखें कि जो सूर्य देव हैं वो 10 डिग्री पे उच्च के होते हैं मेष राशि के अंदर, तो जो वो नवांश है वो मिथुन नवांश है, तीसरे नंबर का जो नवांश है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक है। और जिस दिन इस नई वेरिएंट की रिपोर्टिंग हुई तो ये अपनी उच्च राशि से जो 64वें नवांश में गोचर कर रहे थे, 64वें नवांश में गोचर अपनी उच्च पोजीशन से भी 64वें नवांश में गोचर कर रहे थे। मींस अगर हम देखें कि कोई भी अगर केस रिपोर्ट होता है तो इंसान पहले इन्फेक्ट होता है, उससे सफर होता है। तो जैसे संक्रांति के बाद सूर्य देव ने अपना गोचर बदला और 64वें नवांश में आए, तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो गई। तो मतलब कोई जो ह्यूमन बीइंग है फर्स्ट जो है इन लगभग उसी समय के, ये एक अनुमान है, मैं एक एनालिसिस पेश कर रहा हूं, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो उस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जो ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हुए उस नए वेरिएंट से। और लगभग 24 तारीख को जब सूर्य देव अपनी उच्च पोजीशन से भी 64वें नवांश में गोचर कर रहे थे, तो उस समय ये रिपोर्ट हुआ। अब अगर आप फर्दर इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो 24 तारीख को जो सूर्य देव थे वो अनुराधा नक्षत्र के सेकंड पदा के अंदर जो है गोचर कर रहे थे। अब सबसे पहले जो सेकंड पदा है वो कन्या राशि का है। जो कन्या राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में रोग, ऋण और रिपु को रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफाई करती है। और उसी दौरान एक रोग ने जो है सर उठाया, हमारे सामने एक नई डिजीज के वेरिएंट का पता लगा, जिसे हम जाता हुआ समझ रहे थे। वो वेरिएंट फिर से रीसरफेस, वो जो बीमारी है वो फिर से रीसरफेस हो गई, उसकी वापसी होती प्रतीत हुई, पूरे विश्व में उसने हड़कंप मचा दिया। और अपने पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये चीज बोली थी कि जब राशि चार्ट से अपनी राशि से कोई प्लेनेट सेकंड राशि में जाता है नवांश के अंदर, तब वो चैलेंजिंग सिचुएशन देता है ह्यूमन बीइंग या किसी भी जातक के लिए। अब यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में भी सूर्य सिंह राशि का स्वामी होके कन्या राशि में जा रहा है, गोचर कर रहा था। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन, एक भयानक सिचुएशन पूरी मानवता के लिए खड़ी हो गई। और उसी दौरान जो राहु महाराज हैं वो कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और समसप्तक योग बना के बैठे हैं सूर्य महाराज के साथ। सूर्य महाराज
जो है 64वें नवांश में भी हैं और शनि के ही नक्षत्र में है, जो कि अनुराधा नक्षत्र है। जब हम 64 के नवांश की बात कर रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक ये भी बता दूं कि जो 64वां नवांश है उसे खर नवांश भी कहते हैं। जो खर नवांश होता है संस्कृत का वर्ड है, उसका मतलब होता है उग्र या तेज। और जब 16 नवंबर को सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया तो वो 64वें नवांश में चले गए काल पुरुष की लगन कुंडली से, और पूरी मानवता के लिए एक भयानक सिचुएशन खड़ी हो गई। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने नोट की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि 4 दिसंबर को सोलर इक्लिप्स होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि साउथ अफ्रीका, पैसिफिक रीजन, अटलांटिक रीजन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में दिखाई देगा। नाम्बिया, इन कंट्रीज में दिखाई देगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कोरिलेट हो रही है यहाँ पे, वो आप देखिए कि जो फर्स्ट इस म्यूटेंट वेरिएंट का, जो नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, उसकी जो फर्स्ट रिपोर्टिंग है वो साउथ अफ्रीका से ही की गई। यहाँ ये देखिए कि जब ग्रहण होते हैं वो मनुष्य की लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, एक बहुत बड़े मास लेवल के ऊपर। देखिए अब हम यहां से अगर काउंट करते हैं अश्विनी के पहले नक्षत्र से, तो एक राशि में 9 नवांश हैं और 7वीं राशि तक 63 नवांश हो जाते हैं, 9 into 7। और जो स्कॉर्पियो राशि का जो मैं यहां दिखाता हूं आपको, जो पहला नवांश है वो कर्क राशि का। कर्क राशि के नवांश में सूर्य देव ने 16 तारीख के बाद गोचर किया। और एक ऑब्जर्वेशन और है कि देखिए जो राहु महाराज हैं वो सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। जो सेकंड हाउस होता है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी आईज, आपका जो फेस है, माउथ है, नोज है, वो सब आपकी फेस में आ जाती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ये बीमारी हो रही है, ये डिजीज कोविड-19 जो फैल रहा है, उसमें इंसान को लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है। और अगर आप देखें तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो सूर्य है वो शनि, राहु और केतु की बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन के अंदर आ गया, क्योंकि केतु भी सूर्य के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली कंजंक्ट है। उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दोनों एक साथ हैं बहुत ही क्लोज डिग्री के ऊपर। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा।
जिस दिन इस वेरिएंट की रिपोर्टिंग हुई, पहली बार ये वेरिएंट दुनिया के सामने आया, उस दिन जो चंद्रमा है कर्क राशि में जो है विराजमान थे। अब अगर हम राशि चार्ट को देखें तो कर्क राशि में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है कि चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जब हम उसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, उसको और डीपली जाके देखते हैं कि वो कौन से नक्षत्र में है, फिर कौन से नक्षत्र पदा के अंदर है, तब हमें पता लगता है कि रिजल्ट्स कैसे होंगे। अब हम देखें, जो चंद्रमा है वो पुष्य नक्षत्र के सेकंड पदा में 7 डिग्री 57 मिनट पे है। फिर से चंद्रमा भी जो कन्या राशि के पदा में जा रहा है, जो काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि है, वो फिर से बता देता हूं, वो डिजीज की सिग्निफिकेटर है, शॉर्ट टर्म डिजीज जो होते हैं। और कोरोना या तो खत्म ही कर देता है, इंसान को जल्दी से निपटा देता है, या इंसान 20-25 दिन में ठीक हो जाता है। अब जो पुष्य नक्षत्र है, इसको बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, इसे किंग ऑफ नक्षत्रास भी कहा जाता है। इसके जो अधिपति देवता हैं वो जुपिटर हैं, और प्लैनेटरी जो लॉर्डशिप है वो शनि देव के पास है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो शनि देव इस जो प्लैनेटरी गोचर में 10th हाउस में बैठ के, मकर राशि में बैठ के, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठकर सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। अब अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, ये यहाँ पे एक टेक्निक भी मैं आपको बता रहा हूं जो सीखना चाहते हैं, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और उसको शनि देव की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं माने जाते हैं। इंसान को अभाव की जिंदगी जीनी पड़ती है, बहुत सफर करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसे तपेदिक रोग भी हो सकता है। तपेदिक मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस में भी अगर आप देखें तो इंसान की जो लंग्स कैपेसिटी है वो बहुत बुरी तरह से सफर करती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो कुछ कुछ यही सिम्टम्स, ऐसे ही इससे मिलते जुलते जो सिम्टम्स हैं वो कोविड-19 के पेशेंट्स में भी पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो चंद्रमा बिल्कुल यहाँ पे अकेला है, और उसको कोई भी अच्छे प्लैनेट की, जो शुभ प्लैनेट, नैसर्गिक तौर पे शुभ प्लैनेट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रही है। और चंद्रमा के पीछे जो है वो राहु है, आगे के घरों में मंगल देवता है, और शनि महाराज उसको देख रहे हैं। और अगर हम देखें तो केतु भी चंद्रमा के साथ त्रिकोण का जो कनेक्शन है, संबंध बना रहा है। और ये देखेंगे केतु और चंद्रमा की जो डिग्री वाइज जो है वो बिल्कुल लगभग सेम डिग्री है, बहुत ही
मन्यूट सा डिफरेंस है। और फर्दर जो केतु है वो सूर्य के साथ भी बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में है, सूर्य भी चंद्रमा के ट्राइन में है। और अब यहां आप ये देखिए कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी राजनीतिक मुखिया हैं वो सभी ये खबर आते ही बुरी तरह से परेशान हो गए। दुनिया की सरकारों की मानसिक शांति जो है, लोगों की पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। देखिए जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेनेट की पोजीशन है वो काल पुरुष कुंडली को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, और काल पुरुष की कुंडली एज अ होल कंप्लीट मानवता को, मैन काइंड को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि अभी अभी पूरा विश्व जो है पूरी तरह से उभर नहीं पाया है कोविड-19 की सेकेंड वेव से, और पूरे विश्व के जो देश हैं और उनके जो मुखिया हैं उन्हें तीसरी वेव का जो खतरा भी अपने सर पे मंडराता हुआ दिख रहा है मौत के रूप में। तो किस तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल में लोगों को मेंटल टेंशन, भय का वातावरण जो है उनके मन में जो है खलबली किस तरीके से मची हुई, विचलित है मन जो है लोगों का किसे कितने बड़े मास लेवल के ऊपर, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। अभी हम अगर मंगल देव को देखें तो मंगल देव जो हैं वो विशाखा नक्षत्र के प्रथम पद में है 22 डिग्री 39 मिनट। जो विशाखा नक्षत्र है अगर काल पुरुष कुंडली के लगन से देखें तो वो 16 नंबर का नक्षत्र है, 16वां नक्षत्र है। जो एस्ट्रोलॉजी के जिज्ञासु हैं, जिनका रिसर्चिंग का स्वभाव और माइंड है, वो इसको इस पॉइंट को नोट करें, जो है टेक्निक है कि 16th जो नक्षत्र है, और जो 16th नक्षत्र होता है उसे वध तारा कहा जाता है। वध का मीनिंग होता है डेथ, मौत, या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें से जो प्लैनेट गोचर करता है या प्लेस्ड है वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है इंसान की लाइफ में जो इरिवर्सिबल होती है, जिसे उस गोचर के हो जाने के बाद भी वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। बहुत ही खराब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बीमारी, डेथ, बहुत ही कोई कड़ा संघर्ष, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और यहां नोटिस करने वाली बात ये है कि जो मंगल देव हैं वो लग्नेश भी हैं। अब लग्नेश का ही वध तारा में गोचर करना किसी तरीके से अच्छा नहीं है। और स्थितियां तो तब और भी गंभीर हो रही हैं जब आप देखेंगी जो शनि देव हैं वो मकर राशि में बैठ के मंगल देव को दसम दृष्टि से देख रहे हैं, और जो मंगल देव का और राहु देव का जो राशि डिपॉजिटर है शुक्र, वो एक ही है। तो यहाँ पे देखें कि जो लग्नेश है वो शनि के और राहु के कंबाइंड एफ्लिक्शन में चला गया है बुरी तरह से, और उसपे उसका जो गोचर है वो वध तारा के अंदर है। और जितने नेचुरल मैलिफिक हैं, जो पाप ग्रह हैं,
उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो बुध देव जो हैं 5 डिग्री 22 मिनट पे फर्स्ट पदा के अंदर हैं अनुराधा नक्षत्र के, और जो केतु देव हैं वो 7 डिग्री 27 मिनट पे सेकंड पदा के अंदर हैं अनुराधा नक्षत्र में। तो जब बुध अनुराधा नक्षत्र के फर्स्ट पदा के अंदर होते हैं तो जो इंसान है वो ऐसे काम करता है लापरवाही से, जब जिसकी वजह से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो नेटिव को जो है केयरलेस बनाता है। जब केतु हैं वो अनुराधा नक्षत्र में सेकंड पदा में एक के बाद एक ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजिंग सिचुएशंस, संघर्ष, मुश्किलें पैदा करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो हमारा समाज है वो सेकंड वेव के मध्यम पड़ने के बाद काफी हद तक केयरलेस हो गया है। लोग मास्क पहनने में आना का मतलब सीरियस नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, एंड ओवरऑल जो पोजीशन है वो एक मतलब हमने उस पोजीशन को ढीला छोड़ दिया है। उसको हम प्रॉपर तरीके से जो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लोग वैक्सीनेशन लगाने में भी काफी सुस्ती दिखा रहे हैं। यहां तक सिचुएशन है लापरवाही की। मैं ये बात एज अ होल कर रहा हूं। ये सिचुएशन लगभग इंटायर जो दुनिया है वहां लगभग ये सिचुएशन है। जैसे ही जो सेकंड वेव है वो मध्यम पड़ी है, लोग टूरिज्म की तरफ निकल गए हैं, घूमने फिरने लग गए हैं, कोई पहाड़ों में जा रहा है, अभी विंटर सीजन है इंडिया के अंदर, कोई कहीं घूम रहा है, तो उससे जो है मतलब इंटरेक्शन बढ़ गया है। फिर लोग उस पर प्रिकॉशन प्रॉपरली नहीं ले रहे, वैक्सीनेशन लगाने में भी जो है सुस्ती दिखा रहे हैं, आलस दिखा रहे हैं। और जो यही केयरलेसनेस है, यही जो ऐसा जो रवैया मतलब पूरी मैनकाइंड ही दिखा रही है, वो पूरी की पूरी मानवता को एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में भी पहुंचा सकता है अगर लोगों ने प्रिकॉशन प्रॉपरली नहीं लिए। तो इस सिचुएशन में वैक्सीनेशन लेना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय को फॉलो करना, उनकी एडवाइस को फॉलो करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम अपने आप को बचाकर रखना चाहते हैं। ऐसा करके हम अपनी तो मदद करेंगे ही करेंगे, अपने समाज और अपने देश की भी मदद करेंगे। जो बुद्ध उस पे आप ये भी इस चीज को नोट कीजिए, जो बुध और केतु हैं वो शनि देव के नक्षत्र में है, और स्थिति और भी वर्ष तो तब होगी जब मंगल देव जो हैं गोचर करते हुए 5 दिसंबर को सुबह 5:57 में 64वें नवांश में प्रवेश करेंगे, और उस समय केतु भी मंगल की तरफ बढ़ रहा होगा, जो कि काल पुरुष कुंडली का लग्नेश है। और केतु महाराज और मंगल महाराज जो है बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में होंगे, और जो केतु महाराज हैं वो भी 7 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में आ जाएंगे। मतलब केतु महाराज जो हैं लगभग 5 डिग्री के होंगे, और जो मंगल महाराज हैं वो ऑलमोस्ट 0 to 3 डिग्रीज के बीच होंगे। तो बहुत ही क्लोज कंजंक्शन बन जाएगी, एक विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। और जो 10 दिसंबर तक मंगल देव प्रथम चरण में रहेंगे, फिर 14 दिसंबर को सेकंड चरण को क्रॉस करके केतु को क्रॉस करेंगे। तो लगभग 15 दिन मंगल केतु की बहुत ही जो क्लोज कंजंक्शन बनेगी।
और उस कंजंक्शन के, उस योग के बहुत बड़े पार्ट में जो मंगल देव हैं वो लग्नेश, जो कालपुरुष की कुंडली के लग्नेश हैं, अपने फर्स्ट नक्षत्र से लेके 64वें नवमांश में गोचर कर रहे होंगे, जो कि एक बहुत ही विस्फोटक और खतरनाक सिचुएशन होगी उस टाइम पे। तो उसी टाइम आप देखेंगे कि 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी है। तो मतलब एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, एक तो मंगल केतु की बहुत क्लोज कंजंक्शन हो रही है 8th हाउस के अंदर, फिर उसके ऊपर जो है मंगल देव 64वें नवमांश में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश जो है कालपुरुष कुंडली का। फिर जो उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र में पहले पदा में होंगे सूर्य देव, जब 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो सूर्य ग्रहण भी काफी देर तक एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा पूरे विश्व के अंदर। तो जो दिसंबर का ओवरऑल मंथ होगा, स्पेशली जो 1 दिसंबर से लेके 20-25 दिसंबर का टाइम होगा, वो पूरी मानवता के लिए, पूरी कंप्लीट जो मानव जाति के लिए बहुत ही एक टेस्टिंग पीरियड होगा। तो हमें प्रिकॉशंस को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और इस वेरिएंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और लगभग 14 दिसंबर के आसपास काल पुरुष कुंडली में काल सर्प दोष भी होगा। मतलब कि राहु महाराज जो हैं, मैं अपने कर्सर से दिखा रहा हूं, ये काल पुरुष कुंडली में कृतिका नक्षत्र में 2nd हाउस में होंगे, और केतु महाराज जो हैं वो वृश्चिक राशि में जो है 8th हाउस में होंगे, और सभी प्लैनेट्स जो हैं इनके बीच में आ जाएंगे। हाँ, चंद्रमा हर पखवाड़े में अंदर बाहर होता रहेगा, लेकिन ये जो काल पुरुष कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होगा, वो एक लंबे समय के लिए निर्माण होगा। तो इस टाइम पे लोगों को बहुत प्रिकॉशन रखनी चाहिए। अनअवॉइडेबल जो ट्रेवल्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। वैक्सीनेशन अगर नहीं ली है तो वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ऐसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, क्योंकि इस एक मंथ के दौरान जो है दिसंबर का जो महीना है, उस दौरान इम्यूनिटी बहुत ही वीक लेवल पे रहने की संभावना है। उस दिन 24 दिसंबर को एक ही ग्रह था जो आशा की किरण की तरह नजर आ रहा था, और वो था शुक्र देव। हम अगर यहाँ पे देखें तो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र देव 21 डिग्री 56 मिनट के तीसरे पदा के अंदर थे, और वो तीसरा पदा भी जो है वो शुक्र देव का ही था। तो जो शुक्र देव की पोजीशन थी वो काल पुरुष की कुंडली में बहुत ही बढ़िया थी, स्ट्रॉन्ग थी, और एफ्लिक्शन, उनपे कोई बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन भी नहीं थी किसी प्लैनेट की। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि 24 दिसंबर को जिस डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम इस न्यू वेरिएंट के बारे में जो है रिपोर्ट किया, वो एक लेडी डॉक्टर थी जिनका नाम था एंजली क्यू कोटेज। एंजली क्यू कोटेज उस समय जो चंद्रमा से शुक्र हैं वो षडाष्टक योग बना रहे थे, 6-8 का संबंध बन रहा था। अब जो शुक्र देव हैं वो मेडिसिन के कारक भी हैं, दवा के कारक भी हैं। तो ये शो करता है कि आने वाले समय में जो लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे, मेडिसिन और मेडिकल एडवाइस को सीरियसली फॉलो करेंगे, तो उनके सेफ रहने की काफी अच्छी संभावनाएं हैं।
क्लीनिनेस रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे अपनी और अपने घर की और अपने आसपास की, मेडिकल एडवाइस को प्रॉपर फॉलो करेंगे, मेडिसिन को प्रॉपर लेंगे, वैक्सीनेशन को सीरियसली लेंगे, सीरियसली वैक्सीनेशन मतलब लेंगे, तो उन लोगों के इस दौरान सेफ रहने की काफी अच्छी संभावनाएं रहेंगी कि इस मुश्किल वक्त में वो बच के निकल जाए। या हम ये कह सकते हैं कि इस जो ये नया वेरिएंट आया है, ये काफी वैक्सीनेशन काफी हद तक इसको कंट्रोल कर पाएगी, मेडिसिन से बचाव हो पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशंस ना लें, प्रिकॉशंस लेनी मेडिसिन लेने से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न उस दिन 14 डिग्री 23 मिनट पे सेकंड पदा में श्रवण नक्षत्र में थे, जिन पे मंगल देव भी अपनी चतुर्दृष्टि डाल रहे हैं और वो राहु देव से भी जो है त्रिकोण का कनेक्शन बना रहे हैं। जो बृहस्पति महादेव हैं वो 0 डिग्री 22 मिनट के फर्स्ट पदा के अंदर थे, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। तो देखिए कि बृहस्पति महाराज पहले मकर राशि में थे तो सिचुएशन काफी हद तक संभली हुई नजर आ रही थी। जैसे ही वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया तो कोरोना रीसर्फेस होना स्टार्ट हो गया, नया वेरिएंट आ गया। अब पहले तो देखिए कि राहु महाराज जो थे पहले बृहस्पति के ट्राइन कनेक्शन में थे, बृहस्पति की दृष्टि राहु महाराज के ऊपर थी। तो जब बृहस्पति महाराज की दृष्टि, बृहस्पति देव की दृष्टि राहु महाराज के ऊपर थी, तो राहु महाराज की शरारतों से दुनिया का बचाव बृहस्पति देव ने किया हुआ। लेकिन जैसे ही वो एक्वेरियस में एंटर हुए, कुंभ राशि में एंटर हुए, तो बृहस्पति देव की दृष्टि जो है राहु महाराज से हट गई। अब जो एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि है, वो राहु महाराज की उसके वो कोलॉर्ड है, शनि महाराज की राशि है और उसके जो मतलब कोलॉर्ड हैं वो राहु देव है। तो अब जो जहां पहले बृहस्पति देव ने राहु महाराज के ऊपर अंकुश लगा रखा था, उनकी शरारतों से मानवता का बचाव हो रहा था उनकी दृष्टि से, अब बृहस्पति देव जो हैं वो शनि महाराज और राहु के कंबाइंड एफ्लिक्शन में आ गए हैं। और दूसरा पॉइंट, वो अब ये एक राशि का जो टाइम है उसे वो लगभग 5 महीने में कवर करेंगे और अप्रैल में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय जो बृहस्पति हैं वो अतिचारी गति में रहेंगे, और जब भी कोई प्लैनेट अतिचारी गति में रहता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जो जीव है फंस गया है। अब जीव के ऊपर जो जीव कारक हैं, जो बृहस्पति देव हैं वो जीव कारक हैं, वो ओवरऑल सभी जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर शनि देव की और राहु देव की कंट्रोल हो गया है, उनके अफ्लिक्शन में आ गए हैं वो कंप्लीटली। और यहां भी अगर हम सिचुएशन देखें तो बृहस्पति देव को कोई बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही है। पीछे शनि देव हैं और आगे राहु देव है। तो ये सिचुएशन जो है लगभग अप्रैल तक, मेरा ये ऐसा अनुमान है कि अप्रैल तक जो है ऑलमोस्ट पूरे विश्व को जो है परेशान करेगी। और जब बृहस्पति महाराज अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो काफी हद तक जो है लोगों को राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। लेकिन कंप्लीट राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वो मीन राशि को क्रॉस करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां उनकी जो मुलाकात है वो राहु देव के साथ होगी। तो बृहस्पति महाराज फिर से अफ्लिक्शन में आएंगे। लेकिन फाइनली जब 2023 में लगभग बृहस्पति महाराज राहु देव को क्रॉस कर जाएंगे और जैसे जैसे उनसे दूर जाते जाएंगे, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है कोरोना के ऊपर
लगाम लग जाएगी। लगभग कोरोना का जो ये काल है ये समाप्ति की ओर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और उस समय जब राहु देव अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे जिसमें मंगल देव का स्वामित्व है, तो ये जो साइकिल है कोरोना का काल वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा। जैसे बृहस्पति देव राहु देव को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, तो काफी हद तक जो है बड़े पैमाने पे इसमें जो राहत मिलेगी कोरोना की सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं बहुत जल्दी जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत मतलब एकदम खत्म हो जाएगी। अब आगे हम बढ़े तो देखें, राहु महाराज पे अगर दृष्टि डालें तो राहु महाराज जो हैं वो चतुर्थ चरण में 7 डिग्री के ऊपर कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 7 डिग्री 27 मिनट के। अब राहु महाराज एक तो सूर्य के नक्षत्र में है, फिर सूर्य से समसप्तक योग भी बना रहे हैं, ठीक है, उस दिन 24 दिसंबर को। फिर जिस राशि में राहु महाराज विराजमान है वो मीन राशि है, जो कि काल पुरुष कुंडली की 12वें भाव की राशि है। अब आप यहां पे देखिए कि जो 12वें भाव की राशि है वो हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस को, व्यय को, खर्चे को, लाइफ आफ्टर डेथ वाली सिचुएशन को, कहीं से किसी बिछड़ने को, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम देखें तो काल पुरुष की लगन से तीसरे नंबर का जो नक्षत्र है उसमें राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। और जो तीसरे नंबर का नक्षत्र होता है वो विपत्त तारा होता है, मींस विपत्ति, नाम से ही जाहिर है, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, संघर्ष, मुश्किलें आती हैं इंसान को जब विपत्त तारा से कोई मैलेफिक प्लेनेट जो है गोचर करता है। तो यहां हम अगर ओवरऑल देखें तो लगभग जो काल पुरुष कुंडली में सभी ग्रह हैं वो राहु केतु और शनि महाराज के इन्फ्लुएंस में है, स्ट्रॉन्ग मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर चले गए हैं। लगभग पूरी काल पुरुष कुंडली को ही राहु केतु और राहु देव ने अपने ग्रिप में ले रखा है। और देखिए जो पूरी मानवता है उसको किस तरीके से दुखों का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। ऐसी हालत हो गई है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। और काल सर्प योग, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाली जाए। जो काल सर्प दोष है वो क्या है? जब हम प्रकृति का अननेसेसरी दोहन, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, प्रकृति को अनरिपेयरेबल नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब वो काल सर्प दोष किसी को इफेक्ट करता है बहुत बुरी तरह। वैसे भी एक ये इसकी रेमेडी है कि अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो नेचर को कंजर्व कीजिए। जो संसाधन नेचर ने हमें दिए हैं उनको सोच समझकर यूज कीजिए, ना कि उनका दोहन कीजिए, वेस्टेज कीजिए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्लांटेशन करें, वाटर पोल्यूशन ना करें, किसी भी तरह का पोल्यूशन ना करें। कोशिश करें कि आप नेचर को कंजर्व करें। तब जैसे कालपुरुष कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो आप देखिए कि काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो देखिए कि किस हद पे जो है मतलब नेचर भी इफेक्टेड है। और जो नेचर के बच्चे हैं, प्रकृति माँ के बच्चे कौन है?
हम ही तो हैं प्रकृति माँ के बच्चे, वो सभी सफर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के हिसाब से इस सिचुएशन का एनालिसिस कर रहा था, और जो फाइंडिंग्स मेरे सामने आई इस रिसर्च में, वो मैंने अपने दर्शकों के सामने रखी। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैक्सीनेशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस है उसको फॉलो करें, और अपना, अपने समाज का और अपने देश का भला करें, अपने पूरी मानवता का ही भला करें।